सभी को नमस्कार। यहाँ पर हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। ये क्लासेज आपको यूपीएससी प्री 2026 में हेल्प करेगी। अगर आप प्री को टारगेट कर रहे हैं देन डेफिनेटली इन क्लासेस को देखने के बाद में आपके पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे कवर हो जाएंगे। मुझे पता है कि आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल मैं आपको शुरुआत के 3 से 4 मिनट अभी खर्च करने वाला हूँ ये इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में 3 से 4 मिनट में कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि अपन ये क्लासेस कैसे चलाएंगे, क्या इसकी योजना रहेगी। एक बार उसको समझ लेते हैं। देखिए, मैंने इस क्लास से पहले एक क्लास अपलोड की थी। उस क्लास में मैंने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझाया था। वैसे प्लेलिस्ट पे जाके अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले नंबर पे वही क्लास देखने को मिलेगी, तो एक बार उसको देख लेना। वैसे मैंने उसको बोला था कि ये पहली क्लास है, बट ऑफिशियली पहली क्लास ये है क्योंकि यहाँ पर हम आज कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे मैंने सिलेबस को डिस्कस किया था पॉलिटी का। तो पॉलिटी का मैक्सिमम पोर्शन आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। मान सकते हैं कि 70 से 80% पोर्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका प्री का टॉपिक तो वही कवर हो जाता है। कुछ एक टॉपिक बचते बचते हैं जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं बाद में आपको अलग से कवर करवा दूंगा। अब देखिए कि एक बार उस क्लास को आप देख लेना, फिर इन क्लासेस के ऊपर अपन बात करते हैं। आज अपन मेनली प्रेम्बल को शुरू करने वाले हैं। प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना। एक चीज ये समझते हैं कि अपन इन क्लासेज में किन किन चीजों को यूज करने वाले हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स को यूज करने वाले हैं। ये इसके लिए जरूरी है ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास को देखें, रिवीजन करें तो आपको हेल्प होगी। अपन इन क्लास में सबसे पहले इन स्लाइड्स को यूज करने वाले हैं। ये स्लाइड्स, इसकी क्वालिटी मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ शुरुआत में। प्रॉपर एडिटेड, प्रॉपर इमेज, और कह सकते हैं कि बहुत ठीक ठाक तरीके से इन स्लाइड्स को मैंने बनाया है। ठीक है, तो आप क्वालिटी को कुछ समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके से इन क्लास को मैंने इन स्लाइड्स को मैंने बनाया हुआ है। तो अगर आप एक बार क्लास देख लेते हैं, फिर इन स्लाइड्स को एक बार विजिट कर लेते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इतने से अपना पेट भरेगा नहीं, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि फ्री वाली क्लास है ना। एक बार आप कंटेंट को देखिए, मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ। स्लाइड्स, फिर इसके साथ में अपन यूज करने वाले हैं प्रॉपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि मैंने इसकी पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया है। तो अपन जब भी क्लास को देखेंगे तब अपन साथ साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी साथ में लेते हुए चलेंगे। ऐसा क्यों? मैंने यूट्यूब पे मैक्सिमम टीचर को पढ़ाते हुए जो देखा है, मैं यूट्यूब की बात नहीं करूंगा, मैं ऑफलाइन कोचिंग की भी बात करूंगा, जिसमें आप दिल्ली की किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को ले सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, एक बार इस कमेंट करके एक बार बताना कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है। आप देखेंगे कि कोई भी टीचर कोचिंग में पढ़ाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में यूज नहीं करते। वो टीचर आपको गाइड से पढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत या फिर किसी नोट्स से। तो इससे होता क्या है, मैक्सिमम टीचर जो इंडियन पॉलिटी को पढ़ा रहे हैं, उनसे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनमें एक चीज आप देखेंगे, स्टूडेंट्स को आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 72 कंटिन्यूस पूछेंगे तो उनको पता होंगे। ठीक है, इस बीच में एक दो सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने कहीं से पॉलिटी पढ़ी है, अगर आपको कोई पूछे आर्टिकल 38 क्या है, आर्टिकल 39 क्या है, आर्टिकल 31 क्या है, एक बार उसको खोल के बताओ। तो मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग गाइड को पढ़ा रहे हैं, न कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा रहे हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाएंगे तब आप एक एक आर्टिकल को खोल के पढ़ेंगे, और जब आप एक एक आर्टिकल को खोल के पढ़ेंगे तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक समझ है वो डेवलप होगी। एक्चुअली में पॉलिटी में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे। और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझते, हम लोग क्या समझते हैं? लक्ष्मीकांत। मैं जो स्लाइड्स यूज कर रहा हूं इसमें लक्ष्मीकांत है। ऑलरेडी मैंने लक्ष्मीकांत के जितने भी टॉपिक है वो सारे इसमें एड ऑन किए हैं। एंड मैं एक एक टॉपिक को पढ़ने से पहले खुद उसके ऊपर 3 से 4 घंटे पढ़ के, रिसर्च करके, जितनी भी वेबसाइट्स है उन सबको यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑफलाइन कोचिंग के जितने भी नोट्स है उनको यूज कर रहा हूँ, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका मिस ना हो। तो इसको देखिए कि अपन क्या क्या करने वाले हैं, स्लाइड्स प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है, किन किन चीजों को अपन को यूज में लेना है। ठीक है, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग के रूप में अपन यूज करने वाले हैं वो है माइंड मैप। ये माइंड मैप कह सकते हैं, इसको अपन वन लाइनर कह सकते हैं, जो भी आपके लिए बेटर शब्द हो उसको यूज करना आप। ठीक है, ये क्या है? ये है रिवीजन का एकमात्र ग्रंथ कह सकते हैं आप इसको। इसके अंदर हमने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है ना, फॉर एग्जाम्पल आज अपन प्रेम्बल पढ़ने वाले हैं, तो प्रेम्बल के रिगार्डिंग जो जो चीजें हमने लिखी है उसको मैंने वन लाइनर के फॉर्मेट में आपको लिख दी है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, प्रेम्बल है क्या उसके बारे में जानकारी ली। फिर उसके हिस्ट्री के बारे में, किस तरीके से लाया गया, सबसे पहले बात करेंगे उसको। जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। उसके बाद में उसको एडॉप्ट कब किया गया, उसके बाद में इनेक्ट कब किया गया, और ये इंस्पायर कहाँ से हुआ, ये सारी जानकारी इसमें है। कोर कंपोनेंट क्या है, नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें अपन प्रेम्बल में पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ऐसे हर एक टॉपिक पे आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन आर्टिकल 1 से 4 पढ़ने वाले हैं, तो इसकी वन लाइनर कुछ ऐसा है।
फिर इसके बाद में अपन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इन इंडिया उसको पढ़ेंगे, तो उसके नोट्स इस तरीके से हैं। उसके बाद में सिटीजनशिप को पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 2 को कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसके नोट्स कुछ इस तरीके से हैं। तो मोटा-मोटी तौर पे आप समझेंगे कि हमने क्या किया। सबसे पहले स्लाइड से कंटेंट को पढ़ा, साथ-साथ में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस जगह पे ये बात लिखी हुई है। आप देखेंगे यूपीएससी प्री में पिछले 2 या 3 साल से यूपीएससी कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड क्वेश्चंस पूछने लगा है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर 2025 में सवाल किया था, क्या पॉलिटिकल पार्टी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है? या फिर अपन बात करेंगे 2024 में सवाल पूछा था, आर्टिकल 109 किससे रिलेटेड है? या फिर 2024 में सवाल पूछा था, 4 पार्ट दे दिए थे। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी वाला जो पोर्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में लिखा हुआ है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है। हम सबको खोल के पढ़ेंगे ताकि आपके ये वाला सवाल भी कवर हो जाए, जो कंप्लीट फैक्ट बेस है वो भी कवर हो जाए। ऑल्दो ये क्लासेज मैं यूपीएससी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट स्टिल अगर आप पीसीएस, एसएससी किसको भी देख रहे हैं, किसको भी टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए मददगार साबित होगी। तो अभी तक मैंने किन किन की बात की, स्लाइड्स, वन लाइनर, कॉन्स्टिट्यूशन। कंटेंट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, कंटेंट एक चीज़ और है, वो है मेरे खुद के नोट्स। वैसे मेरी राइटिंग इतनी सुंदर नहीं है, मुझे पता है, इसके लिए मैं स्लाइड्स थोड़ी इस तरीके से बता रहा हूँ, बट मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया। जो पोर्शन मेंस के होते हैं उन मेंस के टॉपिक को मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है, जहाँ तक हो सका वहाँ पे मैंने हिंदी को भी यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल अगर मेंस में कोई सवाल आ जाता है तो अपन किन किन डाटा को यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इस नोट्स में यूज़ की है। तो मैं इन नोट्स को पढ़ाने वाला तो हूँ नहीं, बट साथ साथ मैं रेफर कर लूँगा, ताकि मैं आपको बता दूंगा कि इस नोट्स में इस जगह पे ये जानकारी लिखी है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेनली ये नोट्स प्री और मेंस दोनों को टारगेट करते हुए बनाए गए हैं, और क्लासेज अपन ने मेनली प्री को टारगेट करेगी। तो इस नोट्स को अपन साथ साथ में सिर्फ देखेंगे, पर पढ़ाऊंगा मैं नहीं, ठीक है, ये देख लिया। और इसके साथ में एक चीज़ और चलेगी, वो है वन पेजर। ये वन पेजर क्या है वो भी समझो। जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसको आज के आज का एरिया एआई का है, ठीक है। एआई के एरिया में हर चीज़ इमेज के फॉर्मेट में, विजुअलाइजेशन के रूप में पढ़ने में हेल्प होती है। तो मैंने क्या किया, कोई भी टॉपिक है तो उसको एक एक पेज में उसको विजुअलाइजेशन के फॉर्मेट में ऐसे स्लाइड्स बना के रखी हुई है। ये स्लाइड्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो ये है पूरा कंटेंट जिसको अपन पढ़ने वाले हैं। शुरुआत के मैंने 4 मिनट बोले थे, 7 मिनट हो गए, भाभी चाहूँगा, पर अपन पढ़ना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपन कैसे पढ़ने वाले हैं वो जाने। तो ये बातें हमने देख ली। नाउ किसी भी कंटेंट की जरूरत है तो टेलीग्राम पे विजिट करना, आपको सारी जानकारी वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये जो पॉलिटी की क्लासेज है इसके लिए मैं नया टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ। सभी लोग ज्वाइन करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। अब मेरी बात, मैं हूँ आप सबका दोस्त, आप सबका होस्ट, आप सबका टीचर, आप सबका मेंटर, आप सबका सीनियर। जो समझना है वो समझिए। मेरा नाम मुकेश पुखराज है। जो लोग पहले से मुझे जानते हैं वो जानते हैं, जिन लोगों ने पॉलिटी पहले से मेरे से पढ़ी हैं वो लोग मेरे पढ़ाने का, टीचिंग का जो स्टाइल है वो भी जानते हैं। अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगती है तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे ये कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्लास है। क्या, शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है प्रेम्बल। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहला जो टॉपिक देखने को मिलता है वो प्रेम्बल ही देखने को मिलता है। अब ये प्रेम्बल है क्या? वैसे अगर आपने पॉलिटी पहले पढ़ी है तो मैं बेसिक आपको पता होगा कि प्रेम्बल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो जितना कॉन्स्टिट्यूशन की थीम है वो अगर आपको समझनी है तो एक पेज में आप समझ सकते हैं। और वो पेज क्या है? वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल, जिसको अपन हिंदी में बात करेंगे तो उद्देशिका जिसको अपन बोलते हैं। अगर इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ इस तरीके से है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे भारत का जो नेचर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो कैसा है। तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो देश है वो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ये क्या है, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। ओवरऑल इस प्रेम्बल में है क्या? इस प्रेम्बल में हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की जो थीम है, अगर उसको समझना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रेम्बल पढ़ना पड़ेगा। जब अपन बात करेंगे प्रेम्बल के अंदर, तो हमारे देश में एक केस हुआ था, ब्यूरोबरी यूनियन केस 1960 का, 1960 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों के दिमाग को समझना है ना, इट इज द की ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोगों के दिमाग की जो कुंजी है ना, वो हमारा प्रेम्बल है। अगर मोटा मोटी तौर पे देखेंगे तो प्रेम्बल से क्या सवाल बनते हैं वो समझिए। प्रेम्बल से सवाल पूछे जाएंगे, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे हुए हैं ना,
सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है, जब आप प्रेमबल को पढ़ना शुरू करेंगे तो कहां से शुरू होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या समझाता है? ये हमें बताता है इस देश की मेन अथॉरिटी किससे है? हमसे। वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि प्रेमबल काफी लोगों ने काफी बार पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको बार बार पढ़ाने की जरूरत है। तो यहाँ पे मेनली जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको एक बार के लिए देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका मेनली, ठीक है। इसके बाद में आप वर्ड पढ़ेंगे सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? अगर अपन हिंदी में बात करेंगे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसको इजी लैंग्वेज में समझाओ ना, इसका मतलब है कि अपने मालिक अपन। अगर अपन सॉवरेन की बात करेंगे तो सॉवरेन अपन दो तरीके से देख सकते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली का मतलब क्या है वो समझिए। इंटरनली का मतलब हमारे देश के अंदर के जो डिसीजन है वो अपन खुद लेंगे। ये सॉवरेन वर्ड क्यों डाला क्या वो भी समझिए। हमारा देश बरतानिया हुकूमत यानी कि ब्रिटिश सरकार से आजाद हुआ था। क्या हमारे देश में अंग्रेज जब थे तब हमारे लोग डिसीजन बना पा रहे थे कि नहीं बना पा रहे थे? बना पा रहे थे। 1919 के बाद में ही हमें कुछ ना कुछ राइट देना शुरू कर दिए थे। हमारे जो देसी लोग थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट थी उसमें थोड़ी बहुत सीटें देनी शुरू कर ली थी। तो ओवरऑल यहाँ के लोग कुछ स्तर पे डिसीजन बना पा रहे थे, लेकिन सारे डिसीजन नहीं। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो वो कौन ले रहा था? बरतानिया हुकूमत, ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सारे डिसीजन हमारे लिए ले रही थी। तो हमारा जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने वाले लोग थे, उन्होंने बोला कि सबसे पहला वर्ड जो हम डालेंगे, जो सबसे पहले जो भूमिका के रूप में हमें पता होना चाहिए वो है सॉवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ओवरऑल हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम हमारे डिसीजन खुद लेंगे, कोई और नहीं लेगा। और ये हम डिसीजन दो तरीके से लेंगे, इंटरनली और एक्सटर्नली। कहने का मतलब इंटरनली हमारे देश के अंदर के जो भी फैसले होंगे वो तो हम लेंगे ही, और एक्सटर्नली भी हम सॉवरेन है। एक्सटर्नली का सॉवरेन का मतलब क्या? आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। बाह्य रूप का मतलब हम किसी भी देश के दबाव में आकर डिसीजन नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अंदर के डिसीजन तो ले ही रहे हैं, पर अगर आपको वैश्विक स्तर पर अगर आपको कोई कुछ आपका डिसीजन लेना है तो आप किसी देश की भूमिका में किसी देश के प्रभाव में आके ले रहे हैं, तो आप कैसे सॉवरेन? कैसे सॉवरेन? सीधी सी बात है ना। तो अपन इंटरनली तो अपने डिसीजन लेंगे ही, और एक्सटर्नली भी लेंगे। ये बात कौन समझाता है? सॉवरेन। इसके बाद में है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है उसको भी समझेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि प्रेमबल था क्या, कैसे था। हमारे देश में संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रक्रिया शुरू हुई करीब 1946 में। 1940 में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास सामने रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ये इस देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति को आज की जो जनता है, जो जेनजी जनता है, वो समझ नहीं पाती है। कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा बहुत भी जानना है ना, एक बार प्रेमबल ही उठा के देख लेना, आपको बता देगा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी सोच क्या थी। उन्होंने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा पार्लियामेंट में, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उन्होंने बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है उसके अंदर हम मेनली किन किन चीजों को डालने वाले हैं, मेन टॉपिक क्या होगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन की मेन भूमिका क्या होगी, वो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में रख दिया। उसके अंदर ये चीजें रखी कि अपन सॉवरेन होंगे यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगे, सोशलिस्ट होंगे यानी कि समाजवादी धारणा को अपन फॉलो करेंगे। इसके साथ में बोला कि हम पंथ निरपेक्ष होंगे यानी कि हम सेकुलर होंगे। वैसे सेकुलर जो शब्द ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, क्यों नहीं था, क्या था, उसको भी अपन बाद में देखेंगे। पर वैसे हमारा देखा जाएगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले से सेकुलर था, हम धर्मनिरपेक्ष थे। तो उन्होंने क्या बोला कि अपन सॉवरेन, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट वर्ड भी नहीं था, ठीक है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्यों डाला? ताकि बता रहे कि अपन गणतंत्र हैं, अपन लोकतंत्र को भी फॉलो कर रहे हैं, गणतंत्र को भी फॉलो कर रहे हैं, यानी कि रिपब्लिक रिपब्लिक भी है। तो ये सारी चीजें जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर रखी। अब आप ये देखिए कि जो प्रेमबल की जो भूमिका है ना, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही बनी। पर हुआ क्या कि 1940 में उन्होंने रखा, उसके ऊपर हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर। जैसे कि उन्होंने बोला कि अपन धर्मनिरपेक्ष जो चीज है, तो उसके लिए उन्होंने कौन कौन से आर्टिकल यूज किए। अब यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ, यहाँ से आपके प्री के क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपको कोई बोले कि धर्मनिरपेक्ष चीजें, आपको धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानकारी आपको कहाँ कहाँ पे मिलती है, तो लोग बोलेंगे धर्मनिरपेक्षता तो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। यानी कि जब अपन फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो वहां पे हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है 25 से 28 के बीच में। तो जब भी किसी व्यक्ति को धर्म के बारे में कोई पूछा जाएगा तो वो क्या बताएगा कि 25 से 28 के बीच में लिखा गया है? नहीं, इसके सिवा भी आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? समानता का अधिकार, किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा।
आर्टिकल 15 किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म के आधार पे भी भेदभाव नहीं होगा। 14 के अंदर तो लिखा हुआ कि सभी व्यक्ति को समान रखा जाएगा। धर्म, लिंग इन सब के आधार पे जो भी लिखा हुआ चीज़ है, उन सब के आधार पे आपके साथ में भेदभाव नहीं होगा। तो अपन बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू जी की जो सोच थी, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रखना शुरू की। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? जब 1940 में 46 में ठीक है, 1946 में जब उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन रखा। अब आप ये देखिए, जो ये ऑब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन था ना, इसको उन्होंने रखा सबसे पहले था और उसी के बेस पे प्रेमबल बना और प्रेमबल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होने वाला सबसे लास्ट चीज़ है। समझिए इसको। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन रखा, पर इस ऑब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन के बेस पे हमारा प्रेमबल बना। प्रेमबल में हमने इस बात को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा और उसको सबसे लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे लास्ट में ऐड होने वाला डॉक्यूमेंट क्या था? तो वो प्रेमबल था। ठीक है, ये बात आपको लगभग समझ में आई होगी, प्रेमबल क्या है, ऑब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन क्या है। ठीक है, अब इसको भी देखिए कि हमारा संविधान कब बना और कब इसको अडॉप्ट किया गया, क्या क्या चीजें, ये 2024 का सवाल है। वैसे बात करेंगे जनवरी 22 1947, उस समय ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद में संविधान बनना शुरू हो गया था। अगर अपन बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया, जनवरी 26 1949, जनवरी बोल दिया क्या मैंने, नवंबर 26 1949, यानी कि 26 नवंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था। इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए। हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ 26 नवंबर को, जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने बोला कि ये हमारा संविधान है, ये पूरी जो बुक देख रही है हमारा संविधान है। उन्होंने बोला ठीक है, आज से अपन इसको एडॉप्ट करते हैं, मतलब ये आज से हमारा संविधान है। पर इस देश के लिए जो संविधान लागू होगा ना, वो आज नहीं होगा। ये संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। इसके लिए देखना कि जो हमारे देश का संविधान दिवस है वो 26 नवंबर है और जो 26 जनवरी है वो हमारा गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस क्यों बोलते हैं, रिपब्लिक दिवस, रिपब्लिक डे क्यों बोलते हैं इसको? समझ रहे हो इसको, इसका मतलब समझ रहे हो क्या, कहाँ से शुरू हुआ? कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर को बना दिया था, उसके बाद में हमने 26 नवंबर को इसको अ, हमारे देश में लागू किया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश में 26 नवंबर से लागू हो जाएगा। ये क्यों किया गया, इसके पीछे भी कारण है हिस्ट्री की, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमारे देश ने बोला था कि अपन पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये पूरी थीम समझ में आई होगी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ये यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन था कि हमारा संविधान कब बना था। हमारा संविधान बना 26 नवंबर को था और एडॉप्ट कब हुआ था, 26 जनवरी को हुआ था। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमने इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सॉवरेन है, उसको हमने समझ लिया। सॉवरेन का मतलब संपूर्ण व प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हम हमारे डिसीजन खुद लेंगे, हम हमारे खुद के मालिक हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, समाजवादी धारणा, समाजवाद को अपन फॉलो करेंगे। अभी मैं रिसेंटली एक रील देख रहा था जहाँ पे एक हमारे देश के बाबा जी हैं। वैसे तो इन धर्म गुरुओं के बारे में बात करना मुझे नहीं लगता कि क्लास में अच्छी बात है, पर हमारे देश के एक पॉपुलर धर्म गुरु हैं, अनुरुद्धाचार्य शायद उनका नाम है। उनका मैं एक वीडियो देख रहा था, उनके पास में एक बाबा आता है, वो बोलता है कि साहब ये देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए हमारा जो मूल संविधान था उसको देखिए। मूल संविधान में सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, मूल संविधान में सेकुलर वर्ड नहीं था। ये सब कुछ ऐड किया किसने, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने ऐड इसके लिए किया क्योंकि उनके ऊपर जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है उनका प्रभाव था और उस आइडियोलॉजी को वो लाने के लिए उन्होंने संविधान में इन सब को यूज किया। फालतू की बकवास है, वो लोग पॉलिटी पढ़ते नहीं है, उनको पता नहीं है। मैं अब आपको समझाता हूँ कि खेल क्या है। बात है 1976 की। स्वर्ण सिंह कमेटी बैठती है और स्वर्ण सिंह कमेटी ने इस बात को बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट, सेकुलर इन वर्ड को ऐड किया जाना चाहिए। क्या ये वर्ड ऐड होने से पहले हमारा देश सोशलिस्ट नहीं था? क्या हमारा देश पहले से सेकुलर नहीं था? था। सेकुलरिज्म की भावना हमें प्रेमबल से देखने को नहीं मिलती है। अगर सेकुलरिज्म वर्ड प्रेमबल में नहीं भी होगा ना, तब भी हमारा देश सेकुलर ही कहलाएगा। बात करेंगे लास्ट ईयर 2024 में जब पार्लियामेंट में एक देख रहा था कि जब उन्होंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को रखा था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की एक ओरिजिनल कॉपी को नए संविधान में नई संसद में लाई गई थी। तो उस समय देखा गया था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड यानी कि धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं है। तो काफी लोगों ने एक हंगामा खड़ा कर दिया, क्या ये लोग संविधान को बदलने वाले हैं। उस समय ये मामला भी उठा था संसद में। मैंने एक बात पहले भी बोली थी कि जब मैं पॉलिटिक्स की क्लास करवाऊंगा तो साथ साथ में मैं आपको पॉलिटिक्स की समझ भी दूंगा। मैं आपको राज्य व्यवस्था के साथ में राजनीति क्या है उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पॉलिटी अच्छे से समझ में आए। तो हुआ क्या कि 2024 में काफी लोगों ने बोला कि ये लोग संविधान को बदल देंगे।
अगर हमारे पास में इतनी सीटें आती हैं, मतलब किसी बड़े नेता ने नहीं बोला, छुटपुट जो नेता होते हैं ना, चिंटू नेता, वो बोल रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, हम संविधान से सेकुलर वर्ड को खत्म कर देंगे, हम संविधान से सोशलिस्ट वर्ड को खत्म कर देंगे। मजाक चल रहा है क्या? आप वर्ड खत्म भी कर दोगे, मान लिया आपने प्रिम्बल से सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड को हटा भी दिया, तो क्या हो जाएगा? क्या हमारा देश इससे कुछ बदल जाएगा? नहीं, क्योंकि जो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म ऑलरेडी हमारे देश में विद्यमान है। वो किसमें है? आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। धर्मनिरपेक्षता प्रेम्बल नहीं देता है, धर्मनिरपेक्षता हमें मौलिक अधिकार देता है। जो सोशलिज्म है वो कहाँ पे मेंशन है? डीपीएसपी, यानी कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें जानकारी देखने को मिलती है। अब देखिए सोशलिस्ट है क्या, सोशलिज्म को समझना होगा। समाजवाद की धारणा है, ये सबसे पहले किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स वेस्टर्न एक थिंकर है। उन्होंने एक धारणा दी थी कि हमारे देश में जो कुछ भी बुरा हो रहा है ना, वो दो लोगों के कारण हो रहा है। एक तो हो रहा है, दो लोग नहीं, एक व्यक्ति के कारण हो रहा है, वो हो रहा है हैव्स के कारण। और जिन लोगों के पास में रिसोर्सेज है वो है हैव, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो है हैव नॉट। अब आप समझिए ये दोनों है क्या, उसको समझिए। कार्ल मार्क्स ने बोला कि ये पूरा समाज है ना, ये सिर्फ दो भागों में बढ़ सकता है, ना किसी जाति में, ना किसी वर्ग में, सिर्फ दो भागों में बढ़ सकता है, हैव और हैव नॉट्स। अब ये हैव और हैव नॉट्स है क्या? उन्होंने बोला कि जिनके पास में रिसोर्सेज है, जिनके पास में संसाधन है, जो अमीर है वो है हैव, और जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है वो है हैव नॉट्स। और जो ये हैव है ना, ये ऊपर बैठे, और जो हैव नॉट्स है ना, ये नीचे हैं, और जो हैव है ये हैव नॉट्स के ऊपर इनका शोषण करते हैं। तो इस पूरी हायरार्की को आप समझिए, दो लोग हैं समाज में, मोटा मोटी तौर पे देखेंगे तो हैव एंड हैव नॉट। इसको आप हिंदी में भी ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कार्ल मार्क्स को हिंदी में बोलते नहीं थे, वो इंग्लिश में बोल के गए थे, तो लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने बोला कि जो हैव है ना, ये हैव नॉट्स का शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उनको। तो उन्होंने इलाज बताया कि इलाज क्या है। इलाज ये है कि जो हैव नॉट है ना, ये क्रांति करेंगे, क्रांति करके इस हैव को मार देंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, मतलब जो गरीब क्लास है, वो अमीर क्लास के ऊपर हमला करेगा और उनको खत्म कर देगा। वो खत्म करके एक ऐसी सोसाइटी बनाएगा जहाँ पे सभी लोग एक समान हैं, मतलब समाजवाद। समाजवाद को अपन फॉलो करेंगे, जहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो किसी एक के नहीं होंगे, वो रिसोर्सेज सबके बीच में बांटे जाएंगे। ये थ्योरी किसकी थी? ये थी कार्ल मार्क्स की। और यहां से सबसे पहले समाज को मिला समाजवाद, सोशलिज्म। अब हमारा देश, हमारा भारत देश, क्या हम कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म को फॉलो करते हैं? नहीं, कहाँ करते हैं? अगर कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, अगर हम उसके समाजवाद को फॉलो करते हैं, तो आज जितने भी गरीब लोग हैं वो अंबानी जी के घर पे जाते हैं या फिर अडानी के घर पे जाते हैं, उनको मार देते हैं। ऐसा है नहीं ना। अपन लोग कौन सा सोशलिज्म फॉलो करते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेम्बल है उसमें लिखा गया सोशलिस्ट वर्ड। तो अपन कौन सा सोशलिज्म फॉलो करते हैं? इंडिया के जो लोग हैं वो फेबियन सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, फेबियन सोशलिज्म। इसको अपन गांधीयन सोशलिज्म भी बोल सकते हैं, गांधी का समाजवाद। अब इस समाजवाद में और कार्ल मार्क्स के समाजवाद में क्या फर्क है? कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था? जो हैव नॉट है वो हैव पे अटैक करेंगे, एक क्रांति लाएंगे, मास रिवोल्यूशन लाएंगे। जन क्रांति की हमारे देश में जरूरत नहीं है। ये है फेबियन सोशलिज्म। फेबियन सोशलिज्म में हमने कहा कि अपन क्या करेंगे कि इस देश की जो गवर्नमेंट है, हमारे देश की जो सरकार है, वो रिसोर्सेज को गरीब जनता के बीच में बांटेगी। गरीब जनता को कोई कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, कोई क्रांति लाने की जरूरत नहीं है, सरकार खुद उसको बांटेगी। और ये है फेबियन सोशलिज्म, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और ये जो सोशलिज्म है ना, ये मिक्स इकोनॉमी पे चलता है। ये मिक्स इकोनॉमी क्या है वो भी समझिए, कि हमारे देश में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर विद्यमान रहेंगे। पर अगर कार्ल मार्क्स की थ्योरी को देखेंगे तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते थे कि हैव नॉट्स हैव पे अटैक करेंगे, मतलब हैव को रहने नहीं देंगे। और हैव एक्चुअल में है कौन? अमीर क्लास। जो अमीर लोग हैं वही हैव है, और जो अमीर है वही लोग कैपिटलिस्ट है, वही लोग देश के अंदर सारा पैसा लेके बैठे हैं। तो ओवरऑल अगर हम कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म को फॉलो करते तो हमारे देश में हम प्राइवेट लोगों को तो रहने ही नहीं देते, क्योंकि जो प्राइवेट लोग हैं वही अमीर अमीर बन रहे हैं। लेकिन हमने मिक्स इकोनॉमी को फॉलो किया, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी रहेगा, प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, मतलब गवर्नमेंट का सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करेंगे। अगर कार्ल मार्क्स की थ्योरी रहती तो देश में कोई भी सेक्टर प्राइवेट का नहीं होता, लगभग सारे सेक्टर पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के होते हैं। पर हम लोग फेबियन सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। ओवरऑल इसका मतलब ये है कि हमारे देश में इनइक्वलिटी को खत्म करेंगे, पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये थ्योरी थी
सोशलिज्म की, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विद्यमान है। अब अपन बात करते हैं, जब अपन प्रेम्बल को पढ़ना शुरू किया तो प्रेम्बल में हमें कौन कौन से वर्ड देखने को मिले थे। वी द पीपल ऑफ द इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया में हमने क्या समझाया, ये हमें ऑथोरिटी को बताता है कि इस देश की ऑथोरिटी मेनली किसके पास में है, इस देश के लोगों के पास में है। इस देश का सबसे महान व्यक्ति कौन है, इस देश के लोग। फिर हमने पढ़ा सॉवरेन, सॉवरेन मतलब हम खुद के मालिक खुद। फिर हमने पढ़ा सोशलिज्म, सोशलिस्ट। ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये एड कब किया गया वो भी मैंने आपको बता दिया कि इंदिरा गांधी के टाइम पे 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1946 में। तो ये हमने देख लिया सोशलिज्म को। अब अपन एक वर्ड देखेंगे जिसका नाम है सेकुलर। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष। अब इसको समझते हैं ये क्या है। इसके लिए थोड़ा सा मैं इस साइड आ जाता हूँ, ठीक लग रहा हो ना, थोड़ा मैं खुद को बढ़ा दूँ। ठीक है, नहीं ऐसा ठीक है, ठीक है। अब सेकुलरिज्म का मतलब समझिए। वैसे मैंने 2-3 बार बोल दिया सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्षता को भी अगर हम मेंस के टॉपिक में देखेंगे, मेंस के हिसाब से समझेंगे, तो अपन अलग अलग देश से कंपेयर करके समझ सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा मतलब होता है द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। मतलब किसी देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन पाकिस्तान की बात करते हैं, एक मूर्ख देश, इस देश की अगर अपन बात करते हैं तो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखेंगे ना तो वो लिखते हैं कि ये सेकुलर नहीं है, ये शरिया के बेस पे बना हुआ है, ये इस्लामिक लॉ के ऊपर बना हुआ संविधान है। ओवरऑल पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वो इस्लामिक लॉ को फॉलो करती है, वो सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं करती, वो धर्मनिरपेक्षता को फॉलो नहीं करती। अगर उस देश में कुछ भी होगा तो सबसे पहले इस्लाम होगा, बाकी चीजें बाद में होगी। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है, हम लोग सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब इस देश में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन देश का नहीं है। अब आपको सेकुलरिज्म में आपको दो तरीके से समझाऊंगा। एक सेकुलरिज्म वो जो वेस्ट के लोग फॉलो करते हैं, यानी कि पश्चिम के देश फॉलो करते हैं, और एक सेकुलरिज्म वो जो हम लोग फॉलो करते हैं। हम जिस धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करते हैं वो है गांधीयन सेकुलरिज्म। ये हमारे देश का सेकुलरिज्म है, ठीक है। अब ये सेकुलरिज्म क्या है वो भी समझिए आप। वेस्टर्न सेकुलरिज्म की अगर अपन बात करते हैं, वेस्ट की बात करते हैं, तो वेस्ट बोलता है कि जो स्टेट है यानी कि जो देश है वो धर्म के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। धर्म इस साइड रहेगा, स्टेट इस साइड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट है, वो किसी भी धार्मिक काम में दखल अंदाज नहीं करेगी, न उसको किसी धर्म से मतलब है। ये है वेस्ट की फिलोसॉफी। लेकिन हम लोग इन चीजों को फॉलो नहीं करते। अपन लोग फॉलो करते हैं गांधीयन सेकुलरिज्म को। और ये गांधीयन सेकुलरिज्म क्या है वो भी समझिए। गांधीयन सेकुलरिज्म में अपन बोलते हैं कि देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, देश का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है, लेकिन इस देश की गवर्नमेंट चाहे तो देश में जितने भी धर्म विद्यमान हैं उन सबको इक्वली ट्रीट कर सकती है। मतलब वो किसी भी धर्म के साथ में दूरी नहीं बनाएगी, पर अगर किसी धर्म के साथ में नजदीकी बनाती है तो वो सभी धर्मों के साथ में एक समान रहेगी। समझो कैसे। अगर आप फ्रांस फ्रांस में होते, ठीक है, अगर आप फ्रांस में जाएंगे तो वहां पे आप किसी भी धार्मिक आयोजन को पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे देश में रामनवमी के दिन पे बड़े जोर जोर से स्पीकर के साथ में रैली निकलती है। वहीं पे मुहर्रम के दिन आप देखेंगे कि ताजिया निकलता है, उतने ही ढोल ताशों के साथ में। गणेश चतुर्थी पे गणपति बापा मोरिया। और वहीं पे अगर अपन बात करेंगे जब गुरु नानक देव जी की कोई जयंती वगैरह होती है तो सिख लोग जो हैं, सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो लोग भी अपने इसी तरीके से कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखते हैं। जब अगर अपन बात करेंगे झूलेलाल, जो आई थिंक सिंधी लोग होते हैं ना, तो वो लोग लाल मेरी पता तो वो लोग भी उनके गानों के साथ में ऐसे इस तरीके से प्रोग्राम रखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे देश में रिलीजन सारे चलेंगे पर सब लोग इक्वली चलेंगे। अगर आप फ्रांस में होते ना तो अपन किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर पाते। वहां पे ये है कि जो रिलीजन है वो आपके घर के अंदर है, पब्लिक डोमेन में कोई भी रिलीजन नहीं होगा। हमारे देश में है, हम रिलीजन को रखेंगे पर सब इक्वली रहेगा। कैसे? हम ये नहीं बोलेंगे कि जो रामनवमी है वो तो मनेगी पर ताजिया नहीं मन सकता, या फिर ताजिया की जो जो जुलूस निकलता है वो नहीं निकल सकता, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर रामनवमी के दिन हो रहा है तो ताजिए का भी होगा। ये है सेकुलरिज्म, ये है इंडियन वर्जन ऑफ द सेकुलरिज्म। ये कब ऐड किया गया था? ये 42nd अमेंडमेंट 1946 को ऐड किया गया था। जो इसका मैं शॉर्ट में जब नोट्स बताऊंगा उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि 3 वर्ड ऐड किए गए थे। सोशलिज्म मतलब सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी, जो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि हमने सेकुलरिज्म को समझ दिया। अब अपन देखते हैं डेमोक्रेटिक को। अब डेमोक्रेटिक क्या है और रिपब्लिक क्या है, काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है।
तो वो भी मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर लेता हूँ। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र। जब हमने प्रेम्बल को पढ़ना शुरू किया था तो उसकी लाइन कहाँ से शुरू हुई थी? वी द पीपल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग। हमने शुरुआत में क्या बोला था कि इस देश की जो अथॉरिटी है वो किसके पास में है? भारत के लोगों के पास में है। और ये भारत के लोगों के पास में अथॉरिटी ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है? इस डेमोक्रेसी से। ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये हमें बताती है कि इस देश में, ये जो देश है ना, ये किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है, न किसी परिवार का है, न किसी सरकार का है। ये देश इसकी जनता का है। और ये सोचते इस देश के संविधान को बनाने वाले लोगों की। मैं आजकल के कुछ नफरती चिंटू को, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बिल्कुल ही निहायत ही मूर्ख अनपढ़ है, वो लोग खड़े हो जाएंगे और बोल देंगे कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानता, या फिर बोल देंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के लिए क्या किया, या फिर कुछ लोग खड़े हो जाएंगे बोल देंगे कि नेहरू ने इस देश के लिए क्या किया। उन गधों से बोलिएगा कि बेटा तेरे बस में नहीं है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, एक बार आके इसका जो प्रेम्बल है ना वो ही पढ़ ले, एक पेज का है। वो तुझे बता देगा कि इस देश में लोगों ने क्या किया है। उनको पता था कि इस देश में कभी भी ऐसा हो सकता है कि सरकार बदली जा सकती है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि सरकार तानाशाह हो सकती है। एक दौर आया हमारे देश में, जब एक लेडी आई जिसने देश के लिए बहुत अच्छे काम भी किए। जब उसका दिमाग घुमा तो इस देश में तानाशाही लाने के लिए उसने इमरजेंसी लगा दी। और इस देश की जो जनता है ना, वो खड़ी हुई। जेपी मूवमेंट चला, जयप्रकाश नारायण चले, और उन्होंने बोला इंदिरा जी कुर्सी खाली करो, हम आ रहे हैं, जनता आ रही है। और जनता जब आंदोलन करती है ना, तो अच्छी अच्छी सरकारों को गिरा के फेंक देती है। और ये किसने सिखाया हमें? इस डेमोक्रेटिक आइडिया ने। ये जो डेमोक्रेटिक नॉलेज है, डेमोक्रेटिक थिंकिंग है, ये डेमोक्रेटिक सोच हमारे देश में है ना, ये इस प्रिम्बल में है। ये हमें बताती है कि हम 5 सालों के लिए किसी सरकार को चुनेंगे, और अगर वो सरकार इस देश के लिए नालायक निकली ना, तो हम उस 5 साल के बाद में उसको फेंक देंगे बाहर। एक दौर था जब कांग्रेस की सरकार लगातार धड़ाधड़ आई जा रही थी। फिर एक टाइम आया जब लोगों का मन लगा कि नहीं यार, सेट नहीं हो रहा। एक बड़ा बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई। जब कभी लगेगा बीजेपी को कि हम ही सबसे महान हैं, तो फिर से जनता का मूड घूमेगा, फेंक देगी उसको भी उठा के। एक समय था दिल्ली में आम आदमी पार्टी एकदम जोरों शोरों से चलती थी। 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी के हाथ में, किसी और पार्टी का खाता भी नहीं खुलने देती थी। और एक दौर आया जब दिल्ली का जो सीएम है, जो खुद सीएम की कुर्सी पे, वो भी एमएलए की सीट नहीं जीत पाया। तो ये कौन सिखाता है? ये डेमोक्रेटिक आइडिया सिखाता है। ये जो डेमोक्रेटिक आइडिया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 5 साल में इलेक्शन होंगे, और इस इलेक्शन के माध्यम से अपन बताएंगे कि कौन इस देश को चलाएगा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द रिपब्लिक। व्हाट इज द रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब अगर अपन हिंदी में बात करेंगे तो कहा गया, कहाँ तक आ गया अपन? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। अब गणराज्य का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस देश का जो हेड होगा वो वंशावली से नहीं चलेगा, वो चुना जाएगा। ओवरऑल हमने इस शब्द को जोड़ा, उसके पीछे लॉजिक क्या रहा होगा? इस देश में कई सालों से राज कराने चले, और राज कराने का रूल क्या था? बाप राजा है तो बेटा भी राजा बन जाएगा। पर इस देश के संविधान बनाने वाले लोगों को पता था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ये जो देश है ये इतने सालों तक गुलामी में रहा। ये राज मतलब गुलामी अंग्रेजों की नहीं थी, गुलामी तो उससे पहले भी थी। मतलब अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, उन्होंने क्या किया? इस देश का शोषण किया, इस देश के पैसों को लेके वो ब्रिटेन में लेके चले गए। तो क्या उनसे पहले जो राजा थे, क्या उस समय सब बढ़िया था? शायद नहीं। वो लोग क्या कर रहे थे? अब वो जो राजा है वो लायक है या नहीं है, फिर भी वो राजा तो बन ही रहा था। हमने उसको हटाया हमने रिपब्लिक के माध्यम से। हमने बोला कि इस देश का जो हेड होगा वो चुना जाएगा, न कि डायरेक्टली वंश से चलेगा। तो आज जैसे कि अपन बात करेंगे, हमारे देश में जो द्रौपदी मुर्मू है वो देश की हेड है, वो देश के राष्ट्रपति हैं। हेड क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट क्या है, ये सारी चीज़ें लगभग आपको पता होगी। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको लगता है कि आपको पॉलिटी का जो बेसिक नॉलेज है बिल्कुल नहीं है, आपने बिल्कुल भी पॉलिटी नहीं पढ़ी है, तो मैंने करीब 10 से 12 घंटे में एनसीईआरटी के माध्यम से पॉलिटी का बेसिक कवर करवाया है। आप जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, या फिर आप डायरेक्ट जो नीचे एप्लीकेशन की लिंक देखने को मिलेगी, 99 रुपीज़ में उन क्लासेस को देख सकते हैं। आपको पॉलिटी की बेसिक जो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो हमने अभी तक कौन कौन से वर्ड देखे? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। नाउ वी विल लुक आफ्टर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इस बात को समझिए।
हमने सबसे पहले प्रेमबल को जब शुरू किया तो हमारे पास में कौन सा वर्ड था? वी द पीपल ऑफ द इंडिया। वी द पीपल ऑफ द इंडिया क्या है? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल का लिखा है मैंने, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? इस देश के लोग। फिर हमने बात किया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और ये क्या है? ये इस देश का नेचर कैसा है, इस देश की थीम क्या है, ये देश किस फिलोसफी पे चलता है, वो हमने अभी देखा। अब अपन देखेंगे इस देश के गोल क्या होंगे। ये संविधान बना, इस संविधान का गोल क्या है? इस संविधान का गोल है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। इन शब्दों को याद रखना। जस्टिस अपन किन किन का दे रहे हैं, किन किन मामलों में अपन जस्टिस देंगे? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और लिबर्टी अपन किस किस के दे रहे हैं? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी से एक पीवाईक्यू पूछा है। अब समझिए ये क्या है। ये हमारे गोल है। ओवरऑल कहने का मतलब इस देश का जो संविधान है वो इस देश के लोगों को क्या देगा और उसको क्या देना है। अब इसको समझते हैं कि ये हमारे संविधान में ऐड क्यों किया गया। हमारे देश ने सदियों की गुलामी देखी। हमारे देश में इनइक्वलिटी बहुत हद से ज्यादा थी। इनइक्वलिटी तो थी पर छुआछूत भी तो थी। हमारे देश में एक ऐसी इस देश की दुर्भाग्य है कि इस देश ने गौतम बुद्ध को पैदा किया, इस देश ने नानक को पैदा किया, इस देश ने गांधी को पैदा किया, इस देश ने अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति को पैदा किया, इस देश ने सदियों हजारों सालों पहले चाणक्य जैसे महान व्यक्ति को पैदा किया था, इस देश ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पैदा किया, आर्यभट्ट जैसे व्यक्ति ने शून्य की खोज की थी। इसी देश ने सबसे पहले ब्लास्टर सर्जरी किए जाने के लिए जो सबसे महान आयुर्वेदिक आचार्य थे सुश्रुत, उसको जन्म दिया। पर इन सबके बावजूद भी, इतनी मानता होने के साथ में, इस देश में एक कमी भी है, वो है छुआछूत। वो भी इस देश ने ही पैदा की। कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कहाँ है छुआछूत, उनको तो कभी गांवों में भेजना, वो आपको दिखाएंगे छुआछूत क्या है। देश आजाद हुआ, अंबेडकर से जब कभी पूछा जाता था तो अंबेडकर बोलते थे कि मुझे अंग्रेजों से इतनी दिक्कत नहीं है जितनी यहाँ के लोगों से है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अंबेडकर देश के साथ नहीं थे। गधो, वो क्या बोल रहे हैं एक बार सुन लो। वो कहते हैं कि इस देश के, जो इस देश के लोग हैं ना, वो शायद उतना हमारे कम्युनिटी का भला नहीं कर पाएंगे जितना अंग्रेज लोग कर पाएंगे। क्योंकि इस देश में अंग्रेज आने के बाद में अंग्रेजों को पता ही नहीं है ना कि छुआछूत क्या है, ये भेदभाव क्या है। उन लोगों ने तो समानता लाने की कोशिश की। ये अंबेडकर की सोच थी कि अपन सोशली लोगों को अपलिफ्ट करना है, हमें सोशली लोगों का भेदभाव को खत्म करना है। इसके कारण अंबेडकर कभी भी देखना आजादी को लाने के पक्ष में इतने थे ही नहीं। कभी देखना कि अंबेडकर का आपको कहीं पर भी एक सिंगल मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा जहां पे वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं। अंबेडकर हर जगह पे किसके लिए लड़े? सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए अंबेडकर लड़े। अंबेडकर से भी पहले कोई महान एक व्यक्ति था जिनको, जिनके बारे में अगर मैं बोलने जाऊं तो मुझे लग रहा है कि सब कम पड़ जाएंगे। द ग्रेट ज्योतिबा फुले। मुझे लगता है कि ज्योतिबा फुले शायद नहीं होते तो अंबेडकर भी नहीं होते। मैं क्लियर बोलता हूँ इस मामले में, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने जो नींव रखी थी, अंबेडकर ने उसके ऊपर घर बनाया है। कभी आप, अभी एक रिसेंट में फिल्म भी आई थी ज्योतिराव फुले के ऊपर, फुले नाम था उसका, ठीक है, एक बार आप जाके देखना। उस फिल्म को देखेंगे तभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि फुले अंग्रेजों के साथ में बहुत ज्यादा लगाव रखते थे। वो मतलब अंग्रेजों के साथ में बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। कुछ लोग बोलेंगे कि वो अंग्रेजों से मतलब वो देशद्रोही हैं क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ में है। मूर्ख को सही से समझो इस बात को। जो लोग ऐसी बात बोलते हैं उनको मूर्ख तथा कथित नालायक बोलने में कोई मुझे शंका नहीं होनी चाहिए जरा से भी, ठीक है। जब फुले अंग्रेजों के साथ में थे वो क्यों थे? क्योंकि उनको पता था कि जो अंग्रेज इस देश का भला कर सकते हैं ना, वो शायद यहाँ के लोग भी नहीं कर सकते। क्योंकि अंग्रेजों के पास में लॉ था और अंग्रेजों को छुआछूत समझ में आ नहीं रही थी। पर यहाँ के जो लोग थे, जो राजा महाराजा हैं, वो लोग क्या है? वो तो वर्ण व्यवस्था को फॉलो करने वाले लोग हैं। राजा है, राजा के नीचे उसका एक मैन पुरोहित है, वो दोनों मिलकर इस देश का वर्ण व्यवस्था चला रहे हैं और वो उसके खिलाफ जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि राजा को पता है कि जैसे मैं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जाऊंगा सबसे पहले तो मेरी सत्ता ही लेगी। सबसे पहले किसकी सत्ता ही लेगी? राजा की। वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जाने का मतलब सबसे पहले तो ये बोला जाएगा ना कि आप किस बेस पे बने हो। तो लोग खुद खड़े होंगे, हम भी बन सकते हैं राजा। तो ओवरऑल वो तो इसके खिलाफ थे नहीं। इसके खिलाफ कौन था? राजा। इसके खिलाफ कौन थे? ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार इसमें साथ दे सकती थी। वो कैसे? फूले जाएंगे उनके पास में, उनको बोलेंगे कि ये वाला लॉ लाने हैं। उन्होंने बोला क्या करना है इस देश के लिए? इस देश में यार वुमन एजुकेशन के लिए कुछ काम करना है। जब यहाँ के लोगों को बोला गया तो वुमन को क्यों पढ़ाना, औरतों को पढ़ाना नहीं? फूले ने बोला नहीं, पढ़ाएंगे। सबसे पहले उन्होंने अपने घर से पढ़ाना शुरू किया।
वही वुमेन एजुकेशन के लिए जो काम ईश्वर विद्यासागर ने किया, वही काम फुले ने किया, और फिर वही काम अम्बेडकर ने किया वुमेन के लिए। कुछ लोग आते आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे देश में जो सोशलिज्म है वो जातिगत रूप से दिया गया, सिर्फ जाति के मतलब कहेंगे कि जो दलित लोग हैं या फिर जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े थे उनके लिए फुले ने या फिर अम्बेडकर ने काम किया। ऐसी बातें बोलते हुए कुछ महिलाएं भी मिल जाती हैं। रिसेंट में मैं एक एडवोकेट महिला को सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट के बाहर थी शायद, वो बोल रही है कि मैं किसी अम्बेडकर को नहीं जानती, ना मैं उनको मानती हूँ। जो महिलाएं अम्बेडकर को भगवान के रूप में नहीं मानती, मैं उनको तथाकथित रूप से मूर्ख मानता हूँ। और इसमें महिला कह रहा हूँ, किसी जाति की महिला नहीं कह रहा हूँ, वो किसी की भी जाति की हो सकती है, किसी भी जाति की, किसी भी वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था को फॉलो करने वाली हो सकती है। अम्बेडकर ने जब हिंदू बिल लाया था, हिंदू कोड बिल, तो वो महिलाओं के लिए लाया था, ना कि दलित महिलाओं के लिए लाया था। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। और ये जो सब कुछ हो रहा था ना, ये सोशल जस्टिस के तहत हो रहा था। हमने प्रेमबल में बोला था कि इस देश के लोगों को सोशली अपलिफ्ट करने का काम करेंगे, सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, किसी के भी साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये बात हमने सोशल जस्टिस के माध्यम से बताई। ये जो जस्टिस है, मतलब सोशल जस्टिस में, जस्टिस में हमने 3 तरीके के जस्टिस देने की बात की। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये सोशल जस्टिस क्या है? लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो। अगर अपन को समझना है कि ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 17 में। अगर आप इन तीनों आर्टिकल को पढ़ते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? इक्वलिटी, समानता। और ये हमने फंडामेंटल राइट में इंट्रोड्यूस पहले से की हुई है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करेंगे तो अपन जस्टिस कौन सा देंगे? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है कि अपन इनइक्वलिटी को खत्म करेंगे। इनइक्वलिटी क्या है इस देश में? चलो थोड़ा मैथ्स के टॉपिक को भी अपन छू लेते हैं। जब अपन सोशलिज्म को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप एक छोटा सा टॉपिक है, मैथ्स का टॉपिक है, जब आप कभी किसी आंसर को लिखे तो इसको आप एड ऑन कर सकते हैं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट थी 2023 की, जिसका हेडिंग थी सर्वाइवल ऑफ रिसेस्ट। रिच लोगों का सर्वाइवल कैसा है, उसके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, जो उन्होंने 2021-22 की फाइंडिंग के ऊपर निकाली थी। और उन्होंने बोला था कि 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन होल्ड नियर बाय 77% ऑफ द टोटल नेशनल वेल्थ। मतलब इस देश के ऊपर के जो 10% लोग हैं ना, वो इस देश का 77% पैसा अपने जेब में लेके बैठे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि पीछे का जो 23% पैसा बचा ना, 23 नहीं, 23 ही बचा ना, 3 और 23% पैसा, ठीक है। जो पीछे का 23% पैसा है ना, वो बाकी लोगों के पास में, मतलब 90% लोगों के पास में 23 और 10% लोगों के पास में करीब 77%। उन्होंने ये बात भी बोली कि भारत में जो शीर्ष 1% जनता है, वो देश की कुल संपत्ति का 40% भाग लेके बैठी है। ऊपर की सिर्फ 1% जनता के पास 40% पैसा है। उन्होंने ये भी बोली कि किसी गरीब ग्रामीण मजदूर को 941 साल लग जाएंगे यदि उसे एक गारमेंट कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव जितना कमाना है तो। ये ऑक्सफैम रिपोर्ट बोलती है। ओवरऑल आपको समझ में आएगा कि इस देश में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को बोला था कि हम इन इनइक्वलिटी को कम करेंगे। क्या हमने ये असमानता कम की? नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग अच्छे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। जो लोग बनाने वाले थे वो बना के चले गए, फिर इस देश को मिले नालायक नेता। वो लोग कमीशन खाने में, करप्शन करने में, देश को बर्बाद करने में पीछे थोड़े ना रहे, उन्होंने वही किया। फिर अपन बात करेंगे, हमने जस्टिस में 2 चीज़ें पढ़ी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? हमने सोशलिज्म में इक्वलिटी, सोशल जस्टिस में इक्वलिटी कम की, इकोनॉमिक जस्टिस में इनइक्वलिटी कम की, और पॉलिटिकल जस्टिस में हमने बोला कि सबको इक्वली पॉलिटिकल राइट मिलेंगे, सभी को इक्वली राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। इस देश में बैठने वाला हर एक व्यक्ति राजनीतिक रूप से पार्टिसिपेट कर सकता है, और राजनीतिक रूप से सबको सरकार चुनने का अधिकार भी दिया। तो अब जब पॉलिटिकल राइट की बात करेंगे तो हमारे पास में 2 राइट है। अगर आपको सरकार में आना है तो आपको सरकार में जाने का भी अधिकार है, आप एमपी एमएलए कुछ भी बन सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। और कैसे होंगे वो भी मैंने एनसीईआरटी की क्लास में भी समझाया, और आगे जब अपन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को समझेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा। और हर एक व्यक्ति के पास में वोट देने का अधिकार भी है, ये हमने जस्टिस के तहत देखा। अब अपन फिर से आते हैं प्रेमबल के ऊपर। प्रेमबल में हमने क्या क्या पढ़ा वो भी देखिए। सबसे पहले हमने शुरू किया था, वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग द सोल मंडे रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट। अब अपन लिबर्टी पे आते हैं। हमने क्या किया? हमने इस देश में क्या किया? सबसे पहले इस देश की भूमिका को बनाया। फिर हम इस देश के लोगों के लिए क्या करेंगे? हम इस लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की कोशिश करेंगे। साथ में हम इस देश के लोगों को क्या देंगे?
हम इस देश के लोगों को देंगे लिबर्टी, और ये लिबर्टी क्या है? आज़ादी। और ये आज़ादी क्या है? अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आज़ादी कौन सी है, ये आज़ादी? लिबर्टी और फ्रीडम में मतलब क्या है? चलो आपसे पूछा जाता है, जिन लोगों ने पहले से पॉलिटी पढ़ी है वही मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट में। लिबर्टी और फ्रीडम में फर्क क्या है, दोनों में क्या मतलब है, एक बार बताइए कमेंट में। 1 मिनट का आप पॉज लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और बताओ मुझे, ये जो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ ना, साथ साथ में थोड़ी सी पॉलिटी, थोड़ी सी राजनीति, थोड़ी सी हिस्ट्री, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताना मुझे, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ी बोतल है ना, खैर। लिबर्टी और फ्रीडम में मेनली अगर फर्क देखेंगे तो फ्रीडम का मतलब है आज़ादी, लिबर्टी का मतलब भी आज़ादी। फिर क्या फर्क है? आज़ादी दो तरीके की होती है। एक आज़ादी, आपको जो करना है वो करो। क्या इस देश में वो आज़ादी मिल सकती है क्या आपको? नहीं। आपको आज़ादी वो मिल सकती है जिस आज़ादी के तहत आप अपने लिए, अपने भले के लिए जो करना चाहे वो कर सकते हो, जिसमें आप अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो करना चाहे वो कर सकते हैं। समझिए कैसे? अगर कोई व्यक्ति है जो बोले कि साहब मुझे किसी का खून करना है, क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है लिबर्टी, यानी कि आज़ादी। पर ये लिबर्टी का मतलब वो नहीं है, इस लिबर्टी का मतलब फ्रीडम नहीं है। इस लिबर्टी का मतलब है कि आप जो करना चाहो वो नहीं कर सकते। आप सिर्फ वो कर सकते हो जो आपके डेवलपमेंट के लिए सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनना है तो अब मैं कर सकता हूँ। मैं किसी का खून नहीं कर सकता। मैं खून करूंगा तो किसी का नुकसान हो जाएगा ना। मैं सिर्फ खुद का भला कर सकता हूँ, किसी और का नुकसान नहीं कर सकता। और ये है लिबर्टी का असली मतलब। तो हमने लिबर्टी दी। हमने लिबर्टी किन किन चीज़ों की दी? सबसे पहले दी लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये लिबर्टी आपको ओवरऑल किस में देखने को मिलती है बताए? आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 से 28, इसमें आपको देखने को मिलती है। अब इस देश में क्या है, लोग अपनी आस्था को लेकर, विश्वास को लेकर आज़ादी समझते हैं। और ये आस्था कैसी है वो समझिए। लोग सोचते हैं कि हमें लिबर्टी मिली है तो हम जो चाहे कर सकते हैं, कि हमें आज़ादी मिली है, लिबर्टी ऑफ द थॉट, हम कुछ भी सोच सकते हैं। एक्सप्रेशन, हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिलीव, हम कुछ भी मान सकते हैं। फेथ, हमारा कोई भी विश्वास हो सकता है। एंड वर्शिप, हमारी कोई भी धार्मिक आस्था हो सकती है। अभी मैं रिसेंट में एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे एक महिला, आई थिंक केरल का वीडियो था, जहाँ पे वो बीच सड़क पे बैठ के नहीं, खड़ी होके, बैठ के, जो भी उनकी प्रोसेस थी उसके तहत वो नमाज अदा कर रही हैं। अब वो क्या बोलेगी कि मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी दे रखी है, मुझे तो धार्मिक स्वतंत्रता है, मैं खड़ी होकर कहीं पे भी नमाज पढ़ सकती हूँ, मुझे मुझे अपना धर्म फॉलो करने की आज़ादी है। भाई तुझे धर्म फॉलो करने की आज़ादी है, पर ये रोड तुम्हारे बाप की नहीं है, ये रोड जनता की है। वैसे ही कुछ नालायक लोग मैंने भी देखे जो अपनी आस्था के नाम पे नदी में घी बहा रहे हैं। नदी में घी के जो होते हैं ना, जो उनके पास में कंटेनर थे, उससे वो घी डाल रहे हैं। किसके लिए? क्योंकि उनको लग रहा है कि उससे उनकी आस्था फॉलो हो रही है, उससे नदी शुद्ध हो जाएगी। भाई तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है, पर ये नदी भी तुम्हारे बाप की नहीं है, समझो। ना उस केरल की महिला के पास में नमाज अदा करने के लिए सड़क उनके बाप की है, ना इन गधों लोगों के पास में जो नदी में घी डाल रहे हैं। इन दोनों को नहीं पता। एक के पास में ये नहीं पता कि इन हरकतों से ट्रैफिक जाम होगा, तो उसको सिविक सेंस नहीं है। और दूसरे लोगों के पास में इन्वायरमेंट का नॉलेज नहीं है। घी डालने से जो नदी है उसके ऊपर एक परत बन जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो भी कम होने लगेगी, सनलाइट ज़्यादा डीप जा नहीं पाएगी, तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी अंदर रहने वाले जानवरों को, नदी दूषित हो जाएगी। नहीं पता, किसी को नहीं पता। अब हमारे देश में क्या है कि लिबर्टी तो दे दी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उन्होंने बोला चलो लिबर्टी देता, जो करना चाहे वो करें। पर वो भूल गए थे कि इस देश की जो जनता है ना, वो निहायत ही गवार किस्म की है। सारी नहीं है, ऐसा नहीं कोई काट के डाल दे कि मैंने बोल दिया इस देश की जनता निहायत ही गवार है। मैं सारी जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ महामूर्खों की बात कर रहा हूँ जो इस देश में है। वो तो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं ना। तो लिबर्टी वो नहीं है। लिबर्टी है आप अपने भले के लिए कुछ करो, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सीधी सी बात बोली है, आपको सीवेट यानी कि चेतावनी पहले से देता है, नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट राइट सब्जेक्ट टू लॉ, यानी कि आपके पास में एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आपको लिबर्टी मिली है तो इसके अंदर भी कुछ शर्तें हैं। अगर अपन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करेंगे तो आर्टिकल 19 में जब आपको दी गई है, तो आर्टिकल 19 भाग 1 और सब क्लोज सेकंड, नहीं 19 सब क्लोज सेकंड में आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन भी मिलती हैं कि आप जो चाहे वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप जो चाहे वो कर नहीं सकते। हर एक चीज़ के पीछे एक लॉ है।
ये किसके लिए है? एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। आप अपने भले के लिए कुछ भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैं धर्म पे वगैरह इतनी बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहली क्लास में बोला था कि मैं सिर्फ आपको पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको साथ साथ में पॉलिटिक्स की भी समझ दूंगा। ऐसा इसके कारण कुछ लोग पॉलिटी को सिर्फ और सिर्फ किताबी लेवल पे पढ़ने की कोशिश करते हैं और पॉलिटी की असल समझ आप ले ही नहीं पाते हैं। अगर आपको पॉलिटी को पढ़ना है तो साथ साथ में इस देश में क्या हो रहा है वो भी जानो। अगर आप वो नहीं जानोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। बाकी लोग बोलते हैं कि धर्म के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, मैं धर्म पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं पाखंड पे बोल रहा हूँ। मैं अक्सर बोलता हूँ कि आसमां में क्यों ढूंढता है तो खुदा को। मुझे नहीं लगता कि आसमां में मिलेगा कोई भगवान, कोई खुदा, कोई ईश्वर। अगर ढूंढना ही है तो वो मिलेगा विरह में रोते किसी पुरुष की आंखों के आंसू में, दान करते हुए उन हाथों में, किसी के लिए दया के भाव लाने वाले उस भावना में, किसी की मदद करने के लिए जो सबसे पहला विचार आया उस विचार में, और इन सब के बाद में थोड़ा बहुत खुदा कहीं पे बचा होगा तो वो मिलेगा मंदिरों में। सबसे पहले काम मिलेगा दया में, ममता में, करुणा में। अगर ये सब कुछ आपके पास नहीं है तो आप लाख आस्था फॉलो करने के बाद में भी, आप लाख धार्मिक होने के बावजूद भी भगवान से कोसों दूर है। खुदा आपके नजदीक तब आएगा जब आप अपने अंदर करुणा, ममता, दया ये सब कुछ लाएंगे। आप जब त्याग देंगे द्वेष को, आप त्याग देंगे लालच को, आप त्याग देंगे झूठ को, फरेब को, धोखे को, जब आप ये सब कुछ कर लेंगे ना, तब खुदा आपसे बोलेगा आ, मैं तुझसे मिलने आया हूँ। पर अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप मंदिरों में जाइए, घंटी बजाइए, कुरान पढ़िए, अजान कीजिए, चाहे नमाज अदा कीजिए, न खुदा आपके पास आने वाला है, न ईश्वर आपको दिखने वाला है। खैर, ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा ऐसे कि धार्मिक गुरु बन गए हुए हैं ना, कभी कभी फ्लो फ्लो में इधर उधर हो जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि। खैर, अपन फिर से आते हैं। कहीं वो क्या है कि वो पॉलिटी की पढ़ाते पढ़ा पोएट्री में चला जाता हूँ। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ तो कभी कभी हो जाता है, ठीक है। माफ करना। अपन बात कर रहे थे प्रेमबल के ऊपर, फिर से आते हैं, ठीक है। हमने कहाँ से शुरू किया था? विद द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, सोशल, कौन कौन सा जस्टिस तैयार है, लिबर्टी, इन सब की हमने बात कर ली। यहाँ तक अपन आगे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द, इन सब के साथ में हमारे देश का गोल क्या है वो तो हमने देख लिया। अब इसके साथ में हम इस देश को क्या करने की उम्मीद रखते हैं, इस देश को, ये देश इस जनता के लिए क्या कर सकता है? सबसे पहले इक्वलिटी है। इक्वलिटी, सबको समानता देने का काम करेगा। हमने जब सोशल जस्टिस की बात की थी तो हमने इनइक्वलिटी हटाने की बात की थी। हम जो असमानता है, जो छुआछूत है, उसको हटाएंगे, पर हम इक्वलिटी, सबको स्टेटस, इक्वल स्टेटस भी देंगे। वो आर्टिकल 14 में हम देते हैं, सबको समानता का अधिकार देते हैं। ये हमने बात की इक्वलिटी की, समानता की, ठीक है। कहाँ है? हाँ, इक्वलिटी, ठीक है। आर्टिकल 14 में हमने इसका मेंशन किया है। साथ में अपन बात करेंगे फर्टर्निटी के बारे में। जो फर्टर्निटी का हिंदी में मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब इसको समझिए, फर्टर्निटी का मतलब क्या है? फर्टर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जो इंटीग्रिटी वर्ड है ना, ये भाई 42nd अमेंडमेंट 1946 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। अब ध्यान रखना कि 42nd अमेंडमेंट 1946 के तहत कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे? इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। अब फर्टर्निटी क्या, उसको भी समझिए। इसका मतलब ये होता है, अब आप इस बात को समझिए, छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इस देश में वैसे ये सब काफ़ी कम लोगों को समझ में आता है, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से आपको समझ में आती है, ठीक है। देखिए, इस देश में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के धर्म है, तरह तरह की भाषा है, तरह तरह के कल्चर है। अगर ये ना हो इस देश में तो क्या होगा? कोई लोग बोलेगा केरल मान, कोई लोग बोलेंगे, देखिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं प्रोफेशनली, प्रोफेशनली नहीं, इंडिविजुअली, मैं मारवाड़, राजस्थान से आने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी भाषा में भी वो मारवाड़ी टच आता होगा, ठीक है, पता ना मुझे, ठीक है। जब भी मुझे बात की जाती है ना कि मारवाड़ क्या है, राजस्थान क्या है, तो मैं गर्व से बोलता हूँ कि हमारा मारवाड़ बहुत अच्छा है। जो लोग मेरे से व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, मैं कई बार तारीफ करता हूँ कि हमारे वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। खाने के मामले में मारवाड़ के आगे कोई नहीं है। और मैं अभी भी बोलता हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बाकी जगह का खाना पूरा भारत का खाया नहीं है, मैंने अपने वहाँ का खाया, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे राजस्थान के जितना खाना बेस्ट कहीं का नहीं है।
बेस्ट दाल बाटी चूरमा, जो खाना चाहो वो मिल जाता है, तरह तरह की वैरायटी, और सबसे बेस्ट वेजिटेरियन खाने के मामले में राजस्थान की होड़ कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा मैं बोलता हूँ। पर वहीं पे अगर कोई मेरा बिहारी दोस्त आए और वो मुझे बोलेगा चल जुटे कभी आ मेरे बिहार में, तुझे मैं लिट्टी चोखा और साथ में ठेकुआ खिलाऊंगा, इतने में कोई यूपी वाला बोलेगा तुमने चोखा खाया है, उतने में फिर कोई बंगाल का व्यक्ति बोलेगा आओ हमारे बंगाल में, सुबह सुबह तुम्हें मिष्टी दही खिलाएंगे, साथ साथ में अगर तुम बोलोगे तो थोड़ा सा तुम्हें रसगुल्ला भी खिला लेंगे। इतने में उड़ीसा वालों ने सुन लिया, हाउ डेयर यू, तुम रसगुल्ला कैसे खिला सकते हैं इसको, रसगुल्ला तो अमार, रसगुल्ला तो हमारा है। इतने में साउथ वाला इडली खाएगा, वैसा बोलेंगे। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ओवरऑल हम लोग बटे हुए हैं, हम लोग कल्चरली अलग अलग हैं। सब लोगों को लगता है कि हम मान। अगर ऊपर वालों किसी का नाम नहीं लिया तो आप बुरा मत मानना, ठीक है? फिर हमारे देश में एक वर्ड शुरू होता है फर्टिनिटी, इसका मतलब ये होता है कि ये सब लोग आपस में टूटे हुए हैं, पर जब तिरंगा दिखता है ना तो सभी लोग एक बोलते हैं, ये देश है मेरा और भारत से मान कोई नहीं। जब बात देश की आएगी तो हम सब एक है, जब बात इंडिविजुअली की आएगी तो हम मान। ये जो ब्रदरहुड का जो भावना है ना, ये इस देश में मिलती है इस वर्ड से, जहाँ पे हम सब लोग एक हो जाते हैं जब बात देश की आती है। तो ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलती है इस वर्ड से, जो कि मैंने आपको थोड़ा से डिटेल में जाके समझाने की कोशिश की। जब तक हम ये भावना नहीं लाएंगे ना इस देश में, तब तक हम इस देश के अच्छे से नागरिक बन भी नहीं पाएंगे। और ये हमें इस फर्टर्निटी के माध्यम से, ब्रदरहुड के माध्यम से, इस जो भाईचारे का जो भावना है, ये हमें दिखाती है। और इसका गोल क्या है? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी कि एक तो हम सभी लोगों का सम्मान करेंगे, जब हमारे देश में राष्ट्र की भावना आ जाती है तो हमारे लिए सब लोग मान हो जाते हैं। जब लोग हमारे बीच में राज्य की भावना आ जाती है तो हमारे लिए एक राज्य मान और बाकी राज्य छोटे हो जाते हैं। भाषा के आधार पर हम क्यों लड़ रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कुछ नालायक लोग महाराष्ट्र में भाषा के लिए लड़ रहे हैं, वो कर्नाटक में बात करेंगे, बेंगलोर में वो भाषा के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी भाषा महान है। जब आप इस वर्ड को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये देश भाईचारे से चलने वाला लोग है, भाईचारे से चलने वाला देश है। यहाँ पे आपको एक दूसरे का सम्मान करना है, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी का ध्यान में रखना है। और ये जो इंटीग्रिटी है, ये वर्ड 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है? तो ये यहाँ पे हमने ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की मेन प्रेम्बल की भावना को समझा, प्रेम्बल है क्या उसको समझा। 1 घंटे में मैंने उतना डिटेल में समझाने की कोशिश की जितना डिटेल में आपने आज से पहले पढ़ा है, समझा है, मुझे नहीं पता। अगर मजा आया तो मुझे बताना, ठीक है? अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है प्रेम्बल, अभी टाइम है। मेरी क्लास थोड़ी सी लंबी इस तरीके से चलेगी, ठीक है? अब देखिए, हमने इन सारे वर्ड को देख लिया। इसके बाद में इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ द नवंबर 1946 डू हेयर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू अवर शेयर द कॉन्स्टिट्यूशन। हम आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अपने आप को सौंपते हैं, स्वीकारते हैं और अपनाते हैं, ठीक है? हिंदी में बोलेंगे तो अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ला सप्तमी संवत 2000 सविक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। संविधान को हमने इस प्रस्तावना के माध्यम से ये सारी बातें बताई। अब कुछ एक सवाल बन जाते हैं, ये जो प्रेम्बल है इसके रिगार्डिंग प्रीमियस सवाल क्या आते हैं। सबसे पहला सवाल आएगा, क्या प्रेम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया, पर उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेस पे प्रेम्बल बना और उसको सबसे लास्ट में ऐड किया गया था हमारे संविधान में। मतलब संविधान पूरा रेडी हो चुका था, जब पूरा होकर रेडी हो गया फिर उसके बाद में हमने ऐड किया। तो सवाल तो बनता है क्या इसका पार्ट है या नहीं है? खैर उस समय सवाल नहीं बना था। सवाल बेरूबरी यूनियन केस 1960 में, 1960 में। और ये बेरूबरी यूनियन केस क्या है ये मैं आपको पार्ट फर्स्ट में बताऊंगा, जब अपन यूनियन एंड स्टेट को पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इसको बताने वाला हूँ, ठीक है? बेरूबरी यूनियन केस क्या है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो प्रेम्बल है ना वो हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, बोल दिया। इससे आपको एक बात समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट के भी जो डिसीजन होते हैं वो भी फाइनल नहीं होते, समय के साथ में उसमें भी परिवर्तन आता है। वो कैसे? बेरूबरी यूनियन केस में बोला कि ये पार्ट नहीं है, पर उन्होंने एक बात ये भी बोली थी रूलिंग के टाइम पे, की टू माइंड ऑफ द फ्रेमर बट द इन्फोर्सिबल एंड नॉट बट नॉट इन्फोर्सिबल। ज्यादा क्लास लेने के बाद में इतना हो जाता है, ठीक है? बोलने में दिक्कत आ जाती है। की टू माइंड ऑफ द फ्रेमर बट नॉट इन्फोर्सिबल एंड नॉट सब्सट्रैक्टिव। समझे इसका मतलब क्या है? ये जो प्रेम्बल है
ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये प्रेमबल, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इस प्रेमबल के माध्यम से अगर आप चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों के दिमाग को जानना है, उसकी थिंकिंग को जानना है, तो इसका सबसे बेस्ट सोर्स है। तो किस में बोला था? बेरूबरी यूनियन ऑफ केस में बोला था, बेरूबरी यूनियन केस 1960 में बोला था। ये केस क्या है, मैं आपको जब सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसको समझेंगे। ये केस मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताया और ये लाइन क्यों बताई? अब काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि मेंस की तैयारी कैसे करते हैं। जब आपके पास में प्रेमबल से कोई भी सवाल आता है, कोई भी, तो आप इस लाइन से शुरू कर सकते हैं। इन बेरूबरी यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट, या फिर सेड दैट इट इज द की टू फाइंड द थिंकिंग ऑफ द मेकर्स, और वी कैन से दैट इट इज द की टू माइंड ऑफ द फ्रेमर्स। ये लाइन से आप शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि शुरुआत कहाँ से करनी है, आप शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से कर सकते हैं। अब बात हुई क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, तो बेरूबरी यूनियन केस में बोला गया नहीं है। फिर इस देश का सबसे लेजेंडरी जजमेंट जिसका नाम है केशवानंद भारती केस 1973, चॉइस चॉइस है 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1973। इस केस में सारी चीज़ें पहले वाली बदली गई और बोला गया जो प्रेमबल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और पहले वाली बात फिर से रिपीट की जो बेरूबरी यूनियन केस में बोली थी कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। कहने का मतलब इसको कोर्ट के माध्यम से इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इसका मतलब भी समझिए, वो समझिए कि जब हमने प्रेमबल को देखा तो प्रेमबल में क्या लिखा हुआ है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि हमारे देश में असमानता को खत्म किया जाएगा। इक्वलिटी यानी कि समानता लाई जाएगी। अब देखो कि अपन ये नहीं कर सकते ना कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात बोली, हमारे कहने का मतलब हमारे देश में आर्थिक रूप से समानता लाने की बात की जाएगी। अब अगर ये प्रेमबल इन्फोर्सिएबल होता तो हम ऑक्सफैम रिपोर्ट को देख के, जो कि मैंने आपको बताई थी, ऑक्सफैम रिपोर्ट में क्या बताया गया कि इस देश के सिर्फ 1% लोगों के पास में देश का 40% पैसा है, 40% वेल्थ है। अगर ये इन्फोर्सिएबल होता यानी कि इस कोर्ट में ये लागू हो सकता था, तो हम क्या करते हैं? हम कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं ऑक्सफैम रिपोर्ट का दिखा के, ये देखिए जज साहब ये क्या हो रहा है इस देश में। फ्रेमर ने तो, जो बनाने वाले लोग थे, उन्होंने तो क्या बोला था कि समानता आएगी, ये तो असमानता है, ये इस देश में अन्याय हो रहा है। पर अपन नहीं जा सकते क्योंकि उन लोगों ने ये हमारे विचार रखे थे, उन्होंने कैसा इस देश को बनाना है, पर उसके बेस पे अपन कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इसको लागू नहीं किया जा सकता। बस हाँ, ये सोच है और मल्टीपल टाइम जब भी जरूरत पड़ेगी कि हमारे देश के जो संविधान बनाने वाले लोग थे उनकी सोच क्या थी, उसको जब भी जानना होगा तब अपन इसको खोलेंगे और समझेंगे। केशवानंद भारती केस में भी यही बात बोलेगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, पर ये कोर्ट में लागू नहीं हो सकता। क्रोनोलॉजी समझिए। बेरूबरी यूनियन केस 1960 में बोला ये पार्ट नहीं है, 1973 में बोला ये पार्ट है। ठीक है, और इसको फिर से रिकन्फर्म भी किया गया था LIC केस 1995 में। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट जस्टिसिएबल, नॉट इन्फोर्सेबल, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इसको कोर्ट के अंदर जाके। ठीक है, ये हमने बात कर ली और ये भी देख लिया कि 42nd अमेंडमेंट के तहत किन किन चीज़ों को ऐड किया गया था। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड द इंटीग्रिटी। ठीक है, enacted during the emergency based on the Swan Singh committee recommendation, and this is the only time the preamble has been amended। ये पहली बार था जब प्रेमबल को बदला गया था। तो जो वो अनिरुद्धाचार्य है, जिनके पास में एक व्यक्ति आया था जिन्होंने बोला था कि इस देश में सेकुलरिज्म को ऐड किया गया था, पहले नहीं था, ये इसलिए ऐड किया गया, तो उनको ये लिंक भेजना। ठीक है, तो उनको पता चलेगा क्यों ऐड किया गया था, क्या लॉजिक था। स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था, और स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर ही हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। और ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बेरोबरी केस में भी बोला था, द प्रेमबल इज द की टू अनलॉक द माइंड ऑफ द फ्रेमर। लोगों के बनाने वाले लोगों के दिमाग को खोलना है तो ये उसकी चाबी है। और मल्टीपल टाइम जब भी हमें पता चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी कंफ्यूजन है, जब भी पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मतलब क्या है, अगर उसको जानना है, कंफ्यूजन होगा, तो अपन प्रेमबल का सहारा लेंगे। ये गाइडिंग लाइट है, ये सहारा ले, इस प्रेमबल के माध्यम से अपन कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को जान सकते हैं। ये भी बात इसमें बोली गई थी। ठीक है, अब चिट अपन कह सकते हैं कि ये रिवीजन का एक बेस्ट सोर्स कह सकते हैं। कब लागू किया गया, कब एडॉप्ट किया गया, संविधान कब एडॉप्ट किया गया था हमारे देश में? 26 नवंबर 1949 में। और लागू कब हुआ इस देश में? जनवरी 26, 1950 में। किस बेस पे बना था प्रेमबल? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946 के तहत। लीगल स्टेटस क्या है? पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट जस्टिसेबल और अमेंडेड। एक और सवाल, क्या प्रेमबल को अमेंड किया जा सकता है? सवाल ये भी पूछा जा सकता है। हाँ, प्रेमबल का अमेंडमेंट पॉसिबल है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप छुओगे नहीं। मतलब प्रेमबल का एनरिचमेंट हो सकता है, पर उसके अंदर से कुछ हटाया नहीं जा सकता। मतलब अगर आप चाहते हैं कि जो प्रेमबल है
उसके अंदर कुछ एड ऑन किया जाए, उसके अंदर कुछ जोड़ा जाए, तो आप जोड़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कल नालायक नेता खड़ा हो जाए और एक बिल पास कर दे हमारा संविधान सभा में और बोल दिए कि जो सेकुलरिज्म है, जो वर्ड है उसको हटा दो, क्या वो हट सकता है? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कौन सा केस था, दिमाग से नाम निकल रहा है, एसआर बोमई, सॉरी आ गया दिमाग में, ठीक है। एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला था जो सेकुलरिज्म है वो इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या है, ये सारी चीज़ भी आगे मैं क्लियर करूंगा, तो चिंता मत कीजिए, ठीक है। और एक चीज़, एक कमेंट करना आप, केशवानंद भारती केस क्या है, एक बार कमेंट करना, ठीक है। और एक बात, मैंने सवाल ये पूछा है केशवानंद भारती केस क्या है, मैंने सवाल ये नहीं पूछा है केशवानंद भारती केस का जजमेंट क्या है। आप ये मत लिखना केशवानंद भारती केस ये है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, ये नहीं पूछ रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ केशवानंद भारती केस है क्या, ओरिजिनल ये केस किसके लिए लड़ा गया था, किस आर्टिकल को चैलेंज किया गया था, और किस आर्टिकल के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया था, और इसका वर्डिक्ट क्या था, और ये किस बेस पर लड़ा जा रहा था, एक बार आप कमेंट में बताना, ठीक है। तो ओवरऑल लीगल स्टेटस क्या है वो मैंने बता दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और इसका अमेंडमेंट पॉसिबल है, पर इनरिचमेंट पॉसिबल है, ना कि इसमें से कुछ घटाया जा सकता है, ठीक है। और ये एक बार ही बदला गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड को जोड़ा गया था, ठीक है। कुछ सवाल आप देख लेते हैं, यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं प्रिम्बल से, ठीक है। सवाल ये था, एक सवाल की विच स्पेसिफिक लिबर्टी आर गारंटेड इन द प्रेम्बल, इनमें से कौन कौन सी ऐसी लिबर्टी हैं, कौन कौन सी ऐसी स्वतंत्रता हैं जो प्रेम्बल में दी गई हैं। जो ऑप्शंस थे उसमें मल्टीपल ऑप्शंस थे, उसका जो आंसर ये था थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसमें इकोनॉमिक लिबर्टी भी दी गई थी, पर इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस है। जस्टिस में अपन क्या दे रहे हैं, जस्टिस एक बार फिर से देखेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। जस्टिस में अपन कौन कौन सा दे रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और लिबर्टी अपन किस किस की दे रहे हैं, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, इसको समझिएगा। तो आप ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक लिबर्टी दे रहे, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस है, ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। सवाल ये पूछा गया था, एक सवाल ये भी था, वेयर इज द माइंड वेयर इज द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोगों का दिमाग कहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट होता है, कहाँ पे हमें दिखता है, तो वो प्रेम्बल में था। आई थिंक 2019 के आसपास का सवाल है, 19 या 18 का, एक बार आप देख लेना, ठीक है। एक सवाल, विच 3 वर्ड आर वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, 2020 के आसपास सवाल है ये, इसको भी देखना। पीवाई को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये सारे पिछले 10 साल के पीवाई में ऐसा सवाल है, और मैं हर एक क्लास में एड ऑन करने की कोशिश करूंगा। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, इज द प्रेम्बल इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, नॉट, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, 2022 का सवाल है ये, ठीक है, देख लेना। सवाल कुछ इस तरीके से पूछा गया था, और ये जो सवाल है ना, ये कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। तो ओवरऑल हमने प्रेम्बल को यहाँ पे देख लिया, ठीक है, प्रेम्बल यहाँ पे खत्म होता है। और के एम मुंशी की एक लाइन है, उसको ध्यान रखना, द हॉरोस्कोप ऑफ अवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अगर उन्होंने प्रेम्बल के बारे में क्या लाइन लिखी थी, प्रेम्बल के बारे में के एम मुंशी की लाइन क्या है, ध्यान में रखना। जब भी आप पॉलिटिका कोई मेंस का सवाल सॉल्व करने वाले हैं, तो वहाँ पे के एम मुंशी की लाइन को लिखेंगे ना, तो अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। के एम मुंशी है, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, वो लोग जो संविधान सभा में थे, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, उनकी जो सोच है उनको अगर आप लिखेंगे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगी, ठीक है। द प्रेम्बल इज नॉट जस्ट ए लीगल इंट्रोडक्शन, इट ए सोलमन प्रॉमिस, इट प्लेज दैट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया विल secure justice, liberty, equality and fraternity for all its citizens, the horoscope of our sovereign democratic republic। ये मुझसे नहीं बोली थी, ये लास्ट वाली लाइन बोली थी, ठीक है। ऊपर वाला तो इसके बारे में कुछ मैंने बदली है, लास्ट वाली लाइन है। तो भाई साहब, जितने भी लोग देख रहे हैं, सिर्फ भाई साहब नहीं फिर बोलेंगे कि आप पेट्रियार्की को फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग, ठीक है, जितनी भी महिला इस वीडियो को देख रही है, उनको भी अगर प्रेम्बल समझ में आया है, 1 घंटा मैंने पूरा आपका खोटी किया, ठीक है, पर खोटे नहीं किया, मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और जहाँ तक हो सका मैंने उन सारी चीज़ों को कवर किया जो यूपीएससी के लिए जरूरी था। अब हमने क्या किया, ये हमने पढ़ लिया। अब इन सबके साथ में एक चीज़ और, जो मैंने आपको शुरुआत में बोले थे, क्या है, ये है 1 पेजर। इसमें सारी चीज़ जो मैंने अभी तक लिखी है ना, वो सारी चीज़ में लिख दी है। 1946 में पहले इंट्रोड्यूस किया जवाहरलाल नेहरू ने, क्या अथॉरिटी क्या है, कभी आया, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। जस्टिस क्या है, किस तरीके से दिया जाएगा, लिबर्टी क्या है, उसको बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है, ठीक है। ये सब कुछ भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पर इस सबके साथ में एक चीज़ और है, जो है मेरे खुद के नोट्स। पर खुद के नोट्स को देखने से पहले एक बार जो 1 लाइनर है उसको भी देख लो। 1 लाइनर को अपन क्या करते हैं, 1 लाइनर को अभी नहीं देखते, 1 लाइनर देखेंगे सेकंड टॉपिक जब अपन पढ़ लेंगे ना, लाइक अब ये फर्स्ट पार्ट है,
तो यहाँ पे हमने प्रेम्बल को देखा। नाउ अपन क्या पढ़ेंगे, यूनियन एंड स्टेट को। उसको पूरा पढ़ने के बाद में फिर प्रेम्बल के इस वन लाइनर पे आएंगे, उसको पढ़ेंगे। फिर जब अपन सिटीजनशिप पढ़ेंगे ना, तो सिटीजनशिप पढ़ेंगे तब अपन प्रेम्बल का वन लाइनर और यूनियन एंड स्टेट आर्टिकल 1 से 4 इसका भी अपन वन लाइनर पढ़ लेंगे। जब अपन सिटीजनशिप पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद में फंडामेंटल राइट पे आएंगे, तब सिटीजनशिप इसका, तो अपन एक चीज को कम से कम 22 बार रिपीट करेंगे। फिर मैं देखता हूँ किसको कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं होता और किसको आर्टिकल याद नहीं होते, सबको याद हो जाएंगे। और बाकी मेरे खुद के नोट्स है, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो ये मैं फ्री में नहीं दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों नहीं फ्री में दूंगा, इसके पीछे कारण है कि इसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है। एक एक चीज़ को हाथ से लिखने में मौत आती है, आपको भी पता है कितनी टाइम लगता है। वैसे तो ये स्लाइड्स भी मुझे लग रहा है कि फ्री में नहीं देनी चाहिए आपको, क्योंकि आप फ्री में देंगे ना तो आप इसकी वैल्यू नहीं करेंगे। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या मुझे जो ये स्लाइड्स है, जो मैं स्लाइड्स अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये मुझे फ्री में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे वैसा अपन काम करेंगे, क्योंकि टाइम लगा है। अब देखते क्या होता है। हाँ, ये जो वन लाइनर है ये तो मैं आपको फ्री में दूंगा, क्योंकि ये रिवीजन के लिए मैंने बनाए हैं। अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो मैं 99 रुपीज़ इसकी प्राइस रखूंगा और फिर मैं इसको बेचूंगा, ठीक है। क्यों बेच रहा हूँ, कुछ लोग सवाल करेंगे, आपने फ्री में बोल के बेच रहे हैं, बड़े ही नालायक किस्म के टीचर है ये हमारे। ऐसा नहीं है, मेहनत लगती है, कुछ कमाई मेरी भी ज़रूरी है, अदरवाइज मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। और ये सारा सेटअप करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से नोट्स बनाए हैं जहाँ पे लग रहा है कि मीम को यूज़ करना है, वहाँ पे मैंने मीम्स को भी यूज़ किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वालिटी कुछ राइटिंग के साथ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा समझ लेना, जहाँ समझ में नहीं आया मेरे से पूछ लेना, मैं आपको समझा भी दूँगा क्या लिखा है, ठीक है। जहाँ पे हिंदी, इंग्लिश सब मिक्स करके लिखा है मैंने, ठीक है। ऐसे ध्यान रहे, टेरिटरी एक्वायर करना है तो अमेंडमेंट नहीं है, अगर देना है तो देना है वो भी अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है तब अमेंडमेंट होगा। सारी चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है। तो बता देना मुझे। अब अपन थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, ले सकते हैं आप, मतलब वैसे मैं क्या करने वाला हूँ वो भी समझिए, अभी मैंने बता देता हूँ। ये क्लासेज अभी रिकॉर्ड हो रही है, लास्ट में फ्री के टाइम पे इसको एड ऑन करेंगे सारी क्लास एक साथ में। जब ये सारी क्लास अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अगर आप देख रहे हैं, अगर आप फ्री से पहले, अगर आप अभी आप रिवीजन के लिए इन क्लासेस को देख रहे हैं, तब आप ध्यान में रखना, एक साथ में पूरी क्लासेज देख सकते हैं आप, पर ध्यान में रहना आप कैसे देखेंगे। प्रेम्बल देख लिया, 1 घंटा 12 मिनट आपने दे दिया। अब ऐसा नहीं कि मुझे अभी के अभी सारी क्लास खत्म करना है, नहीं। आप इसी समय वीडियो को थोड़ा सा पॉज करेंगे, क्लास बंद नहीं करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खड़े हो जाएंगे, बाहर जाएंगे, कुछ खा के आएंगे, लेकिन ध्यान में रहेंगे कि 10 मिनट से ज़्यादा आप ब्रेक नहीं लेंगे। 10 मिनट मैक्स टू मैक्स है, ठीक है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर वापस से पढ़ना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं बाद में सारी क्लास को एड ऑन करूंगा, सारी क्लास एड ऑन हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, धड़ाधड़ क्लास को देखेंगे, फिर आप बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ समझ में आएगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। पॉलिटी को मैं इतना इतना डिटेल में कवर करवाऊंगा कि आपने किसी ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ी होगी, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। और यही तरीका रहेगा एक एक टॉपिक को पढ़ने का, और मैं घास नहीं काटूंगा। जिस टॉपिक में लगता है घास काटनी है वहाँ पे मैं काट लूंगा, जहाँ पे लगता नहीं है वहाँ नहीं काटूंगा। और प्री के लिए मोटा मोटी तौर पर सारे टॉपिक नहीं पढ़ने होते, जो बड़े बड़े टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल प्रेम्बल देख लिया, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर। देन आफ्टर प्रेसिडेंट में पढ़ना है, पार्लियामेंट में बड़े बड़े टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेंगे, न्यायपालिका अपन पूरी करेंगे, यानी कि जुडिशरी पूरी करेंगे। देन आफ्टर अपन स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को देख लेंगे, अमेंडमेंट्स को देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में भी जो छूटेगा, जो जो वो बॉडीज जो लक्ष्मीकांत पे वगैरह ने लिखी गई जो इंपॉर्टेंट लॉ है, उसको भी एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। मुझे जहाँ तक उम्मीद है 20 घंटे के आसपास में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, 20 22 25 घंटे में मजे से पढ़ेंगे, पर थोड़ा रेस्ट ले लेके पढ़ना, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो चीज़ें कवर होगी। और एक बात, जब ये मैंने बोला कि 10 मिनट का रेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कुछ खाना है तो आप खा सकते हैं। उसके बाद में आके वन लाइनर जो ये पेज है उसको खोलिए और देखिए कि जो अभी तक मैंने पढ़ा है उसका कितना मुझे याद है। या आप बार बार करना, कैसे, प्रेम्बल पढ़ा, फिर आप इस स्लाइड को देखे, एक बार के लिए विजिट कर लिया, फिर वापस जब आप पार्ट सेकंड, जब पार्ट फर्स्ट जब अपन पढ़ेंगे, यानी कि यूनियन एंड स्टेट को पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट में कह रहा हूँ, ठीक है, वो पढ़ेंगे, तब भी आप वापस पीछे आके वापस देखेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि सर मैं मतलब मैंने देखा, मतलब जो यूपीएससी के लिए काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा मैं अपने आप को बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम्म, ठीक है। मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शिकायत करते हैं कि सर हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, पर रिवीजन नहीं कर पाते या फिर याद नहीं होता, हम आगे का पढ़ते हैं और पीछे का भूल जाते हैं। मतलब काफ़ी लोगों को लगता है कि पहले पढ़ा, जो पहले पढ़ा था वो बाद में भूल गए। क्यों हो रहा है उसके पीछे वजह को समझिए। आप एक काम क्या कीजिए, आपको कभी आप भूलेंगे नहीं। जो आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने प्रेमर पढ़ लिया, उसके बाद में किताब बंद मत कीजिए।
क्लास बंद कर लीजिए, क्लास बंद करने के बाद एक बार आँखें बंद कीजिए। आँखें बंद करने के बाद में 5 मिनट के लिए वो सब रिवाइज़ कीजिए जो बातें मैंने बोली है। मैंने बीच में बहुत सारा मज़ाक जो बहुत सारी चीज़ें बोली है, उसको एक बार के लिए रिवाइज़ कीजिए। एक बार आप जब रिवाइज़ करेंगे ना, दिमाग के अंदर ही, ठीक है? नोट्स खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ दिमाग में उसको उसी समय रिकॉल कर लीजिए। यकीन मानिए आपके दिमाग में वो चीज़ सेव हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अपन जब पढ़ते हैं तब हमारा दिमाग ध्यान में था, फिर उसको हमने एक बार फिर से दिमाग को याद दिलाया, भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर 2 बार ध्यान देते हैं ना, तो वो कहीं न कहीं एक्टिवली हमारे मेमोरी में सेव हो जाता है। आपने अपनी क्लास में देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, जो क्लास में ही बैठते थे, क्लास में ही पढ़ते थे और वो टॉप कर जाते थे। मैं खुद की तारीफ़ नहीं करना चाहता, पर स्कूल लाइफ़ में जब भी मैंने टॉप किया था, मैंने आज तक घर पे कभी कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है? और इवन मैं इस तरीके का स्टूडेंट रहा था स्कूल टाइम में कि जब मैं पढ़ता था, क्लास में पढ़ता था, जो समझ में आता था उतना ठीक था, उस समय वैसे ही रिवीजन, क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ते थे और उसके बाद में इतनी मटर-गश्तियाँ करते थे, इतनी नालायकपंती करते थे कि लगता मतलब कोई व्यक्ति ऐसे बोल कह नहीं सकता था कि ये क्लास के टॉपर थे। नालायक बन के रहते थे, ठीक है? सारे इवेंट में पार्टिसिपेट करना, जितने भी कॉम्पिटिशन होते थे, सब में पार्टिसिपेट करना। उन सब के बावजूद रिज़ल्ट में अच्छे रहते थे। उसके पीछे कारण क्या था कि उस चीज़ को हाथों-हाथ रिवीजन करते थे और ये चीज़ हेल्प करती है। बिलीव मी, आपको जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगी ये बातें, ठीक है? बाकी मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ में, तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, ठीक है? मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। वैसे इस वाले पार्ट को बार-बार आएगा बीच में, ठीक है? जब भी क्लास खत्म होगी। जय हिंद।